नमस्कार, मैं हूँ हरदीप सिंह। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट की। 23 जुलाई को 2024-25 का आम बजट आ रहा है। एनडीए की तीसरी सरकार का ये पहला बजट है और इस बार के जो लोकसभा के नतीजे रहे हैं उसमें एक बात उभर करके आई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीटें गंवाई हैं, इससे लगता है कि किसान उनसे कुछ नाराज है। इसलिए लोगों की निगाह बजट पर है कि इस साल सरकार बजट में किसानों के लिए क्या कुछ बड़ा करेगी, कुछ खास करेगी, ताकि उसको लेकर के उनका जो असर है किसानों में वो बढ़े, मजबूत हो। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि जब पिछले साल का बजट आया था तो उस वक्त भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए थे, बहुत सारी योजनाएं घोषित की गई थी और बहुत सारे अच्छे ग्राफिक्स रिलीज हुए थे। क्योंकि मैं तो एग्रीकल्चर को इतने लंबे समय से कवर करता हूँ, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि उसमें कोई ऐसी प्रभावी, कोई महत्वाकांक्षी ऐसी योजना उस बजट में थी क्या जिसका किसानों पर सीधे उनके जीवन को बेहतर करने का कोई बहुत बड़ा असर पड़ा हो। और नतीजे जिस तरह से कहते हैं ऐसा तो नहीं लगता कि उनके ऊपर ज्यादा असर आया हो। देखिए, ये भी फैक्ट है कि कृषि क्षेत्र को लेकर के और जो ग्रामीण आबादी है उसको लेकर के चिंताएं जग जाहिर है। अभी तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जो मांग है वो पटरी पर नहीं आई है। पिछले साल का मानसून असामान्य था, जबकि बारिश का स्तर सामान्य था, लेकिन मानसून असामान्य था। उसका नतीजा हमने देखा कि जो 2023-24 का कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है, जीडीपी की तरह से जीवीए नापते हैं तो वो 1.4% है। और अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए उत्पादन का, तो जिस तरीके के आंकड़े बढ़ाकर के उत्पादन में हमें दिखे हैं उससे लगता है कि वो लगभग इसमें है या नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो सरकार के पिछले कदम से उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। अब सवाल है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि देश को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उसके लिए कृषि क्षेत्र से $1 ट्रिलियन का योगदान चाहिए। और कृषि क्षेत्र से योगदान तब आएगा जब कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल बताऊं कि देखिए, कृषि उत्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल्स हैं वो होते हैं कि किसान की जमीन उपजाऊ हो, किसान के पास सिंचाई की सुविधा हो और किसान के पास इस तरह का इनपुट मटेरियल जो बीज से शुरू होता है और जो क्रॉप को ग्रोथ देता है और उसके बाद अच्छे उत्पादन के बाद उसको अच्छा दाम मिले। मैं कल तमाम सारे दिन में जो है बहुत सारे हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके साथ एक बैठक में शामिल था। निकल करके जो बात आती है कि जो कृषि शोध है उसके लिए हमारे पास पैसा लगभग न के बराबर है। रिसर्च के ऊपर अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो किसानों को अच्छे बीज, अच्छा प्लांट मटेरियल और अच्छी नस्ल के पशु या फिशरीज का सीड या डेवलपमेंट है दूसरा पोल्ट्री का हो, जो एलाइड सेक्टर है उसका, तो वो संभव नहीं है। जीडीपी का 0.16% कृषि शोध के ऊपर खर्च हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा ऐसा आंकड़ा है जिससे लोगों को पता लगना चाहिए कि देश की खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो सेवाओं की सुरक्षा के बाद सबसे अहम होता है देश की खाद्य सुरक्षा का बेहतर रहना, उसके लिए सरकारें कितनी गंभीर रही है। पिछले करीब 25 साल से मैं वैज्ञानिकों के जरिए लगातार सुनता हूं कि कृषि शोध पर एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है उसका 1% तक हमें जाना चाहिए, हम नहीं जा पाते हैं। अभी भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का जो बजट है उसका बड़ा हिस्सा या तो किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो किसान सम्मान निधि कहते हैं, उसमें जाता है और बाकी जो है वो बीमा की सब्सिडी में जाता है और उसके अलावा जो सस्ता ब्याज पर जो कर्ज किसानों को मिलता है उसमें जाता है और बाकी कुछ योजनाएं हैं। यानी कि मैं ये कहूँ कि जो एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए शोध के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के,
वो नहीं आ पा रहा है। पिछले बजट में हमने एक रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो आवंटन वित्त मंत्री ने किया था, वो जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बड़े हाईवे, रोड, आपका एक्सप्रेस वेज, आपके पोर्ट, आपका एयरपोर्ट्स के बनने में। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कृषि क्षेत्र के लिए इतने बड़े पैमाने पर क्या कोई बड़ी है, मुझे तो नहीं दिखती है। दूसरे एक फैक्टर ये भी है कि हमारा जो कृषि शोध का तंत्र है, उसका जो ढांचागत सुविधा है, वो भी चरमरा रही है। हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया में जो बड़े देश हैं, वो अमेरिका हो या चाइना हो, चीन अब से 25 साल पहले हमारी स्थिति में था, लेकिन आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहां पर कृषि शोध पर किस तरीके का काम होता है, तो फिर वहां की उत्पादकता क्या है। तमाम सारी जो फसलें हमारे देश में है, उनका जो उत्पादकता का स्तर है, जो देश दुनिया में अग्रणी है उत्पादकता में, उनसे लगभग आधा है, कई जगह तो एक तिहाई भी है। इसका मतलब हमारे कृषि क्षेत्र में ग्रोथ की बहुत अच्छी गुंजाइश है। अभी भी हम लोग खाद्य तेल और दालों में आयात पर जबरदस्त तरीके से निर्भर है। सरकार का फोकस महंगाई रोकने पर रहता है, उसके चलते किसान को सही दाम मिले या ना मिले, उपभोक्ता को सस्ते खाद्यान्न या जो खाने पीने की चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, हमें ये देखना है कि क्या बजट में इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम दूर करेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी, जो जिसे मैं कहूँ कि एक ट्रांसफॉर्म करने वाली जो योजना है, उसके लिए बड़ा आवंटन लेकर के आएंगे क्या। प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा था कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, अब उसके ऊपर बात नहीं होती है। एमएसपी की बढ़ोतरी की बात है, सरकार ने पिछले दिनों अभी जो खरीफ की फसल है उसके लिए एमएसपी अनाउंस की, और जो सूचना और प्रसारण मंत्री है उन्होंने हवाला दिया कि जो एनडीए की 2 सरकारें रही हैं तब से अब तक किस तरीके से वृद्धि हुई है। लेकिन हमने रूरल वॉइस में एक आकलन निकाला था, अधिकांश फसलों की जो वृद्धि दर थी एमएसपी की, वो 2004 से 2013-14 के बीच कहीं अधिक थी, 2014 से अभी तक को लेकर थी। दूसरा एक सवाल एमएसपी की गारंटी का अभी तक खड़ा है, उसके ऊपर अभी सरकार बात नहीं करती है। और तो और जो प्री बजट जो कंसल्टेशन है, उसमें जो बड़े किसान संगठन है उनको नहीं बुलाया गया है। बाकी जो दूसरे संगठन कुछ थे या कुछ प्रतिनिधि इंडस्ट्री के और इकोनॉमिस्ट बुलाए गए, ये अलग पहलू है। इसमें मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। इस सरकार का अपना एक उसका प्रक्रिया है कि इनको बुलाना है नहीं बुलाना। लेकिन अगर बजट में बड़े कदम और प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, तो उसमें ये बजट मीटिंग्स की कोई मायने नहीं रह जाते। अभी भी जो लेटेस्ट लेबर फोर्स का सर्वे है, 45% रोजगार कृषि से आ रहे हैं। इंडस्ट्री जिसके लिए हम लोग पिछले 15-20 साल से लगे हुए हैं कि उसको जीडीपी का 25% पर ले जाए, वो 25% पर तो नहीं गया, अभी भी 13-14% पर ही है। और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ने की बजाय घटने लगी है, अभी 12% या उससे भी कम है। सर्विस सेक्टर की हम बात करें, उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जिन्हें हम गिग वर्कर और बाकी लोग कहते हैं, उनके जीवन को लेकर के उनको क्या उनका जो पैसा मिलता है जो कमाते हैं, क्या वो जीवन जीने लायक है, ये देश में एक बड़ी बहस का विषय है। तो कृषि को हमें मजबूत सिंचाई सुविधाएं और मार्केटिंग फैसिलिटी, इनके ऊपर अगर बड़ा काम बजट में होता है तो ही कृषि आगे बढ़ पाएगी। ये मैं कहूँ कि सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था। सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करती है। सरकार जो है ईनैम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो है वो लेकर के आई थी पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि अभी भी एफपीओ उतने सक्षम नहीं है कि बड़े पैमाने पर उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर आ गया हो। दूसरा, जो एग्री स्टार्टअप और एग्रीटेक स्टार्टअप जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तादाद 1400-1500 के बीच में है, लेकिन अभी कोई बड़ा स्टार्टअप नहीं दिखता है जो लोगों के, जो किसानों में या कृषि क्षेत्र में ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया हो और जो यूनिकॉर्न बनने की तरफ हो। तो हमें इस सच्चाई को भी देखना चाहिए। और साथ में यह है कि जो हमारा
कृषि विपणन का जो ढांचा है राज्यों में वो चरमरा रहा है। जो एक्सटेंशन की फैसिलिटीज हैं उसमें तमाम सारे जो राज्य हैं उनमें या तो पद खाली है या फिर नाम मात्र के लोग बचे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकार के पास मौका है कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के जो क्रिटिकल मुद्दे हैं उनको एड्रेस करे, और उसमें एक ही सबसे सेंटर थॉट होना चाहिए कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उनके हाथ में ज्यादा पैसा कैसे आए, क्योंकि वो भी एक डिग्निटी के साथ जीवन जीना चाहते हैं। दूसरे एक फैक्टर और है जिसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है। इसका इम्पैक्ट लगातार आ रहा है, किसानों के ऊपर सीधे इम्पैक्ट आ रहा है, और देश को उत्पादन में गिरावट या महंगे कृषि उत्पादों के रूप में उसका सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज के इस चैलेंज को मीट करने के लिए नहीं है। भले ही हमारे शोध संस्थान क्या करे कि हमने 200 किस्में निकाल दी है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है या 100 निकाल दी है, लेकिन जब जिस तरीके का वेदर हम लोग देख रहे हैं, बदलाव जिस तरह का है, उसके लिए अभी कोई कारगर रणनीति या कदम अभी तक तो नहीं दिखता। और ये दोनों चीजें सरकार के जो एजेंडा है, जो बजट पे थीम है या जो बजट के प्रावधान है, उसमें किसान की आमदनी कैसे ज्यादा होगी, और जो क्लाइमेट चैलेंज, जो क्लाइमेट चेंज का जो एक चुनौती, जो चैलेंज अब हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है, उसके लिए क्या होगा। मैं फिर ये कहूंगा कि हमें पिछले बजट की तरह ऐसा नहीं करना चाहिए कि तमाम सारे अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ कुछ हेडलाइंस क्रिएट करें जो अभी याद भी लोगों को नहीं है क्या हुआ था। ये देखना पड़ेगा। और इस तरीके से बात कृषि केंद्रित बजट में ये कहूंगा कि ओवरऑल बजट कृषि केंद्रित होगा तो शायद देश की ज्यादा बड़ी आबादी का भला होगा। आज के प्लूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही। हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक किसी महत्वपूर्ण विषय पर। और मैं ये कहूंगा कि बजट 23 जुलाई को, उसके पहले हम बजट पर और भी कुछ वीडियोज आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, और कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एनालिसिस और ट्रेड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में रूरल वॉइस इन, अंग्रेजी में dng.ruralvoice इन को सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको ये जानकारी और एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स मिलेंगे। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को जो रूरल वॉइस स्क्रीन हैंडल है उसको जाकर के सब्सक्राइब करें। नमस्कार।